ओके फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और आज का हमारा सेशन इज रिलेटेड टू IELTS, IELTS. IELTS is a test for language, and those of you who are interested to pursue higher education, whether after 12th class for graduation, undergrad which is called BS, or it is after graduation if you want to go for post graduation like MS or PhD, or if you want to go for postdoctorate fellowship. So irrespective of what higher education course you are going to do, you need to clear this language test in those countries where you are going to pursue your higher education in English. Even in Europe, if you want to go for Germany, so even in Germany as a country, you are pursuing your education in English only, and for that also you need to clear IELTS. There are bands in IELTS, and as per my knowledge, if you score 7+ band, you are safe. Other than IELTS, also there are a couple of more language exam and test which are alternate to IELTS, but on Yourpedia we prefer IELTS. Today with me, Shikha and Shubhya will be discussing about requirements of IELTS, components of IELTS, when you can write this exam, which component is most difficult, medium of instruction, whether it is alternate to IELTS. तो वो सारा हम डिस्कशन करेंगे. So in case you are planning to go for higher education abroad, BS, MS, PhD, पोस्ट डॉक्टरेट कुछ भी करने के लिए आप प्लान कर रहे हैं, IELTS आपको चाहिए होगा. और आज का हमारा जो वीडियो है उसी के लिए रेलिवेंट है. शुभ, आपसे स्टार्ट करता हूँ कि आपने एक वीडियो बनाया था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन वी टेल देम दैट IELTS आपको चाहिए, उनका पहला क्वेश्चन होता है कि सर मैंने जो क्वालिफिकेशन किया है वो इंग्लिश में है और मेरी यूनिवर्सिटी लिख के दे देगी कि मैंने इंग्लिश में क्वालिफिकेशन किया है, और उसको बोलते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो क्या मेरे को IELTS लिखना है कि नहीं? तो बड़े ब्रीफली आप इसका दोबारा से अगर बता पाएँ. सर, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट यू हैव टू राइट IELTS. द रीज़न इज़ बिकॉज अगर आप बोल रहे हो कि I have studied in English. The way we converse, we speak English, it is different from a native speaker of, you can say, European countries would be very different from the Asian countries even. तो difference आएगा in the way we speak, we converse. तो IELTS is mandatory, and हर जगह पे आपका if I generic say और certificate accept नहीं होता है, so you have to write IELTS. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रेंड्स, उसका एक और रीज़न जो मेरे को लगता है क्यों एक्सेप्ट नहीं होता, आप एक अंडरस्टैंड करो यहाँ पे कि इफ़ यू आर गेटिंग योर एजुकेशन फ्रॉम लेट्स से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और UK, वहाँ पे नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश है. लेकिन हमारे यहाँ पे हमारा नेटिव लैंग्वेज, जैसे मैंने भी सारा क्वालिफिकेशन इंग्लिश में किया है, लेकिन मेरा कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में वैसा नहीं हो सकता जैसे ऑस्ट्रेलियन का होगा. एंड देयर आर यूनिवर्सिटीज इन सम स्टेट्स इन इंडिया जहाँ पे हिंदी बहुत बोली जाती है. राजस्थान ले लो, बिहार ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने इंग्लिश में बीटेक किया है, एमटेक भी किया होगा. IIT कानपुर में मेरे स्टूडेंट्स हैं जो वंडरफुल हैं अपनी फील्ड में, लेकिन इंग्लिश नहीं आती उनको. इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटीज बोल भी दें तब भी वो आपको प्रेफर करेंगे आपके पास IELTS हो. सो पहला पॉइंट का हमारा डिस्कशन, IELTS स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं ऑन योरपीडिया कि आपको आना चाहिए. शुभ, IELTS का अल्टरनेट क्या क्या है? सर, TOEFL इज देयर, Duolingo इज देयर, बट स्टिल आई विल से कि बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो Duolingo और TOEFL भी एक्सेप्ट नहीं करती है. TOEFL कुछ कंट्रीज में कुछ एरियाज में एक्सेप्ट हो रहा है, बट व्हाई नॉट वी डू वन थिंग कि हम IELTS करके जाएं जो हर जगह पे एक्सेप्ट है. सो एक्सेप्टेंस ऑफ IELTS इज मच, यू कैन से, वाइडर आल्सो. होराइजन इज वाइडर, सो यू डेफिनेटली रिकमेंड IELTS, बट या Duolingo एंड TOEFL दैट आर द अल्टरनेटिव्स. देखो फ्रेंड्स, IELTS और TOEFL सब जगह जैसे शुभ ने बताया चलता है, Duolingo भी चलता है, लेकिन IELTS एंड TOEFL वाइडली एक्सेप्टेड है. अब उसमें भी योरपीडिया आपको IELTS करवाता है क्योंकि 19-20 का डिफरेंस है. IELTS थोड़ा सा आसान है, IELTS थोड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप TOEFL लिख रहे हैं तब भी कोई ट्रबल नहीं है, इट्स इक्वली गुड. तो हमारा रिकमेंडेशन IELTS और TOEFL, अगर मेंटर से करना है, आप मेंटर हैं तो IELTS योरपीडिया पे करवाया जाता है, तो यू कैन डू दैट. अब बिफोर आई कम टू यू शुभ, वंस अगेन शिखा प्लीज टेल द कंपोनेंट्स. IELTS के कंपोनेंट्स क्या हैं? ओके सर, IELTS के जो कंपोनेंट्स, दैट इज बेसिकली लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग. Okay. There are 4 major components that we call sections of IELTS basically. Different 4 sections है जिसमें आपका widely English communication को check out किया जाता है. That how you can read that, how you can like what is the concentration power of listening or understanding different accents of English. Apart from that, writing. What are writing skills in English? Like जो अभी तक schools में सिखाया जाता है बच्चों को, या जो हमारे graduation में सिखाया जाता है, that is quite different. उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत minute rules और regulations होते हैं, वो नहीं सिखाए जाते. That is very best if you are writing IELTS, so like you are improving yourself as a communication as well. Like it is giving you command over language. Of course, speaking is everywhere.
लाइक यू आर गोइंग फॉर द एनी अदर इंटरव्यूज और फॉर आइल्स ऑल्सो. आइल्स का जो स्पीकिंग सेशन होता है दैट इज लास्ट अप टू 10 to 15 minutes एंड दैट इज ऑल्सो वेरी रेगुलर कॉन्वर्सेशन विद द सर्टिफाइड एग्जामिनर. तो दैट इज समथिंग कि वो आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव के लिए होता है. तो दीज आर मेजर 4 कंपोनेंट्स ऑफ आइल्स. अच्छा, इसमें ऐसा भी है कि कोई कंपोनेंट डिफिकल्ट है ज़्यादा? Yes sir, like there are 4 sections, 4 components: reading, writing, listening and speaking. So majorly writing and reading, these 2 sections are bit different. I won't say difficult but थोड़े different है. वो different इसलिए होता है कि एक होता है novel reading करना, आप कोई अपनी habitual book read कर रहे हो something like that, but when you are reading something and parallelly you have to solve the questions, that is ticklish. लेकिन Sometimes. बहुत सा मेरा स्टूडेंट ऐसा है जो बोलता है कि मेरे को, मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता इंग्लिश हाँ. में, बोल नहीं सकता, Speaking. तो उसको कैसे आप स्पीकिंग कैसे सिखा देंगे सर उसको इतनी स्पीकिंग जल्दी? इज समथिंग कि डे टू डे लाइफ टॉपिक ही आपसे पूछे जाते हैं और Okay. डे टू डे लाइफ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं. ओके. What's your name? From where you come? What are you doing? Why you want to move abroad? These are the major questions, right? और अभी आप क्या कर रहे हो, जो भी आपकी रेगुलर लाइफ में चल रहा है वही वो पूछते हैं. ओके. एंड जो क्यू कार्ड होता है दैट नेम सजेस्ट कि पता नहीं क्या होगा, but Q card is just like a simple topic. Describe about your favorite pet animal or your favorite bird or your favorite costume. Describe a situation when you had like you have done help of someone or something like that. Very normal और generic question जो हमारे day to day life से connected होते हैं. It's very simple. Just आपको mirror speaking जो होता है कि you need to stand before the mirror, record yourself on mobile phone and just check out and analyze. और of course आपको mock sessions और like practices के according करनी होती है. अच्छा, अब जो सीजन फॉल सीजन 2026 स्टार्ट होगा यूएस का, वो अक्टूबर में होगा, और एप्लीकेशन से पहले शिखा हमारे पास आइल्स का स्कोर चाहिए. Yes sir. और स्कोर भी 7+ अगर रहे एवरेज तो बहुत अच्छा है. 9 बैंड होते हैं टोटल, 9 में से 7 बैंड हो तो बहुत अच्छा. 6.5 से नीचे रेड जोन है, Yes. आप रिजेक्ट हो जाएंगे. अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि कितना टाइम लगता है आइल्स को निकालने में, और हमारा जो स्टूडेंट है वो बीएस के लिए एस्पायर कर रहा है, +1 +2 का बच्चा जो होता है एमएस के लिए अप्लाई करेगा, जो कॉलेज में जाता है, बीटेक करता है स्टूडेंट, या पीएचडी के लिए या आपका पोस्ट डॉक के लिए, तो कितना टाइम चाहिए, और क्या ये टाइम आपने थोड़ा सा डिवाइड भी किया कि बीएस के लिए, एमएस के लिए कैसे चाहिए? ये सर जो बीएस मॉड्यूल है लाइक जिसमें +1 +2 के स्टूडेंट्स होते हैं, सो दे आर जस्ट गोइंग स्कूल नाउ एंड उनके सिर्फ इतना है कि बाहर जाना है. हाँ. उसके लिए उनको सीखने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए बेसिकली 2 months दे रिक्वायर्ड, क्योंकि उनको लाइक अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी होगी. उनके लिए ऐसा नहीं कि आपने 10 सेशन लगा लिए स्पीकिंग के तो इट्स मोर देन इनफ. नहीं, उनको पूरा 1 month स्पीकिंग, और आई थिंक वो 2 month को डिवाइड भी कर सकते हैं कि रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं. अब मुझे लास्ट वाला टाइम स्पीकिंग पे ज्यादा लगाना है, बिकॉज रीडिंग राइटिंग का एक स्ट्रक्चर होता है, पैटर्न होता है. अब एक बार उसको समझ जाते हो तो आप लिखना शुरू कर देते हो, समझना शुरू कर देते हो. बट स्पीकिंग इज समथिंग कॉन्फिडेंट नहीं आता. आप सामने बैठे हो, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, दे जस्ट गॉट नर्वस एंड दे आर नॉट गिविंग एग्जैक्ट आंसर व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग बेसिकली. उसमें क्या होता है कि आपको 2 महीने होते हैं बीएस वाला जो स्टूडेंट होता है, मतलब जो +1 +2 का होता है. इफ यू आर प्लानिंग टू डू एमएस, पीएचडी, पोस्ट डॉक और लाइक दैट, तो आपको आई थिंक 20 days और लाइक 1 month आप कह सकते हो. 20 to 25 days आर मोर देन इनफ अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो तो. अदरवाइज ऑफ कोर्स वही आपको बांट लेने बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं. एंड दैट इज द टिकलिश पार्ट. सिर्फ आइल्स है जो आपका कम्युनिकेशन और जो आपका लैंग्वेज पे कमांड नहीं होता, उसकी वजह से आपका रह जाता है. So I would say कि for BS student it is 2 months and for rest of the student they can crack in 1 month only. अच्छा, एग्जाम कब दे सकते हैं? एग्जाम आप मंथ में एक्चुअली 4 to 5 डेट्स होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. वो आपके मंथ के मिडल में भी हो सकती हैं और लाइक फर्स्ट वीक में भी हो सकती है और लास्ट वीक में भी होती हैं. जो थर्ड वीक होता है उसमें बहुत रेयर होती हैं. मैक्सिमम आपकी होती है मेजरली 4 डेट्स. वो इकट्ठे भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती है. तो आपको वो प्रायर 1 month चेकआउट करना होगा. एंड इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है. आइल्स ऑफ 2 types, CBT एंड PBT. CBT इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड PBT इज पेन पेपर बेस्ड टेस्ट. वो डिपेंड करता है. अब एक चीज़ है जो PBT वाला होता है, तो पेन पेपर होता है, वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फाइल्स है जो कि आजकल बच्चे बहुत कम लिखते हैं उसको, और उसकी डेट्स भी कम अवेलेबल होती है, बिकॉज फॉर दैट वी हैव टू गो टू द वेन्यू, जो भी सेंटर होते हैं. फॉर CBT आपके पास बहुत सारी डेट्स होती हैं, तो दैट इज एडवांटेज. अगर आप कंप्यूटर पे लिखते हो अपना एग्जाम तो आपको बहुत सारी डेट्स मिल जाएंगी. अगर आपका फर्स्ट वीक का स्किप हो गया, यू कैन बुक अगेन फॉर द लाइक नेक्स्ट वीक और समथिंग लाइक दैट. तो मेजर आप सिर्फ 4 दिन लेके चलो, 4 से ज़्यादा भी डेट्स आपको मिल सकती हैं सेंटर ऑफ द लाइक मिडल ऑफ द मंथ और फर्स्ट वीक और लास्ट वीक. ओके. अब अगर मेरा 4 सेक्शन में से एक सेक्शन में 6 से कम आ जाए तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन ये है सर, लाइक एज पर द लाइक इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं, ये हमें आप लाइक IDP ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो. बट एक चीज़ है कि अगर आपका 6 रह जाता है
लाइक 4 में से 1 में, तो आप उसको दोबारा लिख सकते हो। ओके बट उसके लिए आपको शायद अलग कॉस्ट लगेगी, अलग आपका लाइक हाँ, चार्जेस लगता है, तो यू नीड टू गो विद दैट। इफ यू वांट कि मुझे 1 देना पड़ेगा, उसके लिए भी मुझे चार्जेस देने हैं, इससे बेटर मैं पूरा एग्जाम दोबारा लिखता हूँ। इट जस्ट टेक 3 to 3.5 आवर्स की पूरा एग्जाम भी अगर आप देते हो तो। अच्छा 2 hours 45 minutes for listening, reading and writing combined and 10 to 15 minutes separately for speaking. तो हार्डली आपका 3.5 आवर्स होता है Okay. राइट। तो इट्स बेटर कि अगर आपकी कॉस्ट लग रही है तो आप दोबारा पूरा एग्जाम लिखो, ताकि आपके बैंड शायद हाफ उसमें भी इंक्रीज हो जाए। That अच्छा is it. यूरोपीडिया में आप करवाते हैं आप और शुभा मैम हैं जो आइल्स का काफ़ी स्टूडेंट्स को कितने घंटे पर वीक और पर डे रिक्वायर्ड होते हैं 1 मंथ या 1.5 मंथ के लिए? बिकॉज स्टूडेंट वांट्स टू नो कि मेरे को कितने घंटे एफर्ट लगाना पड़ेगा, मैं एमटेक कर रहा हूँ या मैं जॉब कर रहा हूँ, तो कितने आवर्स चाहिए जिसमें वो कर लेता है? Okay, so sir, like in Europedia, we are having session from Tuesday to Sunday. रेगुलर सेशंस होते हैं, उसमें 2 आपके स्पीकिंग सेशंस होते हैं। अब वो आर्ली होता है कि 1 आवर की आपकी क्लास होती है, सो यू नीड टू अटेंड दैट ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं उसको छोड़ के कह रही हूँ कि आपको एटलीस्ट 1.5 आवर लाइक एवरी डे यू शुड सिट एंड यू शुड राइट समथिंग। अगर आप राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एक टास्क लिखो, चाहे 40 मिनट्स लिखो, 20 मिनट्स लिखो। इफ यू आर सॉल्विंग रीडिंग, सो यू नीड टू गिव 1 आवर। आप लिस्टिंग प्रैक्टिस करो तो 40 मिनट्स सिटिंग दो और बैठो, उसको सॉल्व करो। एंड स्पीकिंग इज समथिंग कि आप उसको कभी भी कोई भी रैंडम टॉपिक आपने लिया और उसको बोलना शुरू किया, उसको रिकॉर्ड किया, अपने मेंटर से डिस्कस किया, अपने सेशंस लगाए, दैट इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस। Okay. So this is something कि 1 hour of your session and 1.5 hours of your self study. So 2.5 hour अगर आप दे रहे हो, that is good. That is 5 days a week or 6 days a week or 7? 6 days a week. For 1 month, हाँ, for 1 month. ओके गुड। एंड उसके बाद फिर टाइम ले लो और हाँ एग्जैक्टली आप बिफोर लाइक आपको जब एग्जाम अपना बुक करना है, आप 1 वीक पहले अपने आप को एनालाइज करो, लाइक टेक आउट अ मॉक टेस्ट और समथिंग कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आर यू गेटिंग 6.5 और नॉट। अगर आप 6.5 ले रहे हो तब भी मैं आपको बोलूँगी कि टेक आउट 1 more week। जब तक आपको 7 आना शुरू नहीं होता है तब तक आप उस चीज़ को मत सोचो, बिकॉज यू हैव टू टेक 7.5 बैंड और वो आपको हाफ कम ही आएगा अगर आप टारगेट भी लोगे तो भी। ओके तो हमेशा हाफ बैंड एक्स्ट्रा लेके चलो, दैट इज समथिंग। ओके सो जब 7.5 आ जाए तो मतलब आप हाँ, 7 ले सकते हैं। एग्जैक्टली बट एक और चीज़ होती है, जैसे राइटिंग और रीडिंग थोड़े टिकलिश पार्ट होते हैं। अब उसमें क्या होता है, रीडिंग में 7 और 7.5 आना इज ईजी, आई कैन से दैट, बट राइटिंग में 7 आना इज डिफिकल्ट। और वो तब आता है जब आपको बहुत ब्रिलियंट ऐसे लिखा होता है आपने, या बहुत ब्रिलियंट डेटा इंटरप्रिटेशन की होती है। उसके लिए अगर आपको 6.5 भी आ रहे हैं, इट मींस यू आर डूइंग गुड, दैट इज। फ्रेंड्स अगर आपका 7 बैंड है तो आप सब जगह एलिजिबल हैं। जैसे इरास्मस मंडस की हम बात करते हैं, प्रेस्टिजियस ज्वाइंट मास्टर प्रोग्राम यूरोपियन यूनियन का है, तो उसके लिए 7 रिक्वायरमेंट है और मोस्ट ऑफ द अदर यूनिवर्सिटी 6.5 6 तक ले लेती हैं, लेकिन टारगेट रखना 7 और 7 टारगेट है। अगर 7 आप कैसे तो एवरीवेयर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। शुभे आई विल आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू GRE। इज GRE advice to our students, is that required or what? सर GRE इज नॉट कंपल्सरी, हाँ. इट इज जस्ट कि अगर आपके पास टाइम बचा है, आपने IELTS में अच्छा स्कोर कर लिया है, देन यू कैन गो फॉर एडिशनल GRE। बट इफ आई से मैंडेटरी है, कंपल्शन है, ऑब्लिगेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। सो इट इज जस्ट कि आपको बेसिक क्राइटेरिया मीट करना है। GRE के हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स और IELTS को कंपेयर करोगे तो बहुत डिफरेंट हो जाता है, दे आर नॉट द सेम पैटर्न। तो ओनली इफ यू हैव टाइम देन गो फॉर GRE, अदरवाइज इट्स नॉट कंपल्शन फॉर यू, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी में GRE एक्सेप्टेबल नहीं है। अब तो वैसे भी दे आर रिड्यूसिंग द इनटेक ऑफ, यू कैन से, फ्रॉम GRE, so they have shifted towards IELTS through SAT, through other medium of, you can say, the ways they take the student, but GRE अब compulsion नहीं है। तो GRE फ्रेंड्स कोविड के बाद से ना बहुत सी यूनिवर्सिटी GRE नहीं मांगती। ये बात पक्की है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी GRE मांगती है तो वहाँ पे बच्चे कम अप्लाई करते हैं क्योंकि GRE नहीं लिख रहे। Right. तो आपको एडवांटेज रहता है। अगर आप हमसे पूछेंगे कि GRE का एडवांटेज है, बिल्कुल है जहाँ पे वो मांग रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ NUS NTU सिंगापुर का। अब NTU सिंगापुर जो है वो GRE मांगता है, लेकिन GRE की जगह इंडिया में गेट भी दे देते हैं बच्चे। NUS नहीं मांगता GRE, लेकिन NUS में भी अगर GRE के साथ अप्लाई करोगे तो उसका एडवांटेज होता है। वैसे ही BS करने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक एग्जाम होता है SAT, जिसने BS करनी है, बैचलर करनी है, उसके लिए SAT होता है। वो भी हमने सारी यूनिवर्सिटी देखी जब सिंगापुर की, तो उसमें SAT कहीं मांग नहीं रहे हैं। बट अगर आपके पास है तो उसका एडवांटेज होता है। तो वो आपको करना है नहीं करना है, आप मेंटर्स के साथ हमारे साथ डिस्कस जरूर कर लें। वो प्रायोरिटी में नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे एक बच्चे ने मेरे को बताया कि सर अभी मैं GRE की तैयारी कर रहा हूँ, 1-1.5 महीना मेरे को उसका लगेगा, उसके बाद फिर मैं IELTS लिखूंगा, उसके बाद मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। अरे जो लास्ट चीज़ की रिक्वायरमेंट है तुम वो अभी फोकस कर रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड।
हाँ, अगर आपने कोई पर्टिकुलर कॉलेज टारगेट कर रखा है कि मेरे को So उसी in में some जाना है, courses हाँ, it is there. हाँ, कुछ कोर्सेज लेकिन में है। उसमें भी पहले वो स्कोर देखते हैं, जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज ओवरऑल परफॉर्मेंस होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, Right. एंड देन दे गो फॉर जीआरई या हाँ। स्टैग या कोई भी हम करते हैं। एडिशनल इज ऑलवेज गुड, लेकिन पहले बेसिक क्रेडेंशियल्स के लिए आईएलटीएस को आपको क्रैक करना चाहिए। इसमें जो आप में जो मैनेजमेंट बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट हैं उनको मैं बता दूं कि जीआरई और जीमैट नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट है ये। तो मैनेजमेंट में अगर आपको एमएस करनी है या मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको पीएचडी करनी है तो जीआरई मांगता है वो। इसलिए अगर आप मैनेजमेंट साइड से हैं तो मेरे साथ जरूर डिस्कस करना, मैं आपको बताऊंगा कि जीआरई वगैरह उसमें आपका रिक्वायरमेंट होता है। सो मेरे ख्याल से हमने मोर और लेस शुभ कुछ छूटा है या हमने कवर कर दिया सारा, शिखा? Sir, just I want to add one thing. हाँ जी। कि like now students are going for MS, PhD or like हाँ जी। that. Like कुछ students are targeting for job or like that. That is GT. हाँ वो जी। another IELTS होता है आपका journal training. That is for work visas and work purposes like that. तो उसको आप please like mix नहीं करना है when you are studying for the academics, for postdoc, PhD or like that. तो आपको academics IELTS लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि they got confused कि मैम we are already experienced or we are in higher studies. So हमें GT लिखना है या academics लिखना है. GT is for general training, that is for work related things. And when you are going for the study, so you need to write IELTS academics. और उसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 4 सेक्शंस होते हैं, चारों वही चीज़ें होती हैं, वही डेट्स होती हैं, बट थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है राइटिंग का, दैट यू नीड टू, एंड रीडिंग का, जो आपके दोनों टिकलिश पार्ट हैं. सो यू नीड टू बी जस्ट चेक इट आउट कि आप कौन सा लिख रहे हो और किस चीज़ के लिए जा रहे हो. दैट इज ओनली. ओके फ्रेंड्स, सो मोर और लेस वी कवर्ड एवरीथिंग फॉर दिस आइल्स. एंड अगर आप हायर एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, BS, MS, PhD, पोस्ट डॉक, IELTS इज इम्पॉर्टेंट. IELTS इज कंपल्सरी, नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम, यू कैन क्लियर इट. एक मिसकंसेप्शन कि मैं तो हिंदी बेल्ट का हूँ, मैंने हिंदी में किया है, मेरे से नहीं होगा, दैट इज़ मिसकंसेप्शन है. छोटा सा एग्जाम है, डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है. इस हमारे वीडियो के साथ कॉन्टैक्ट नंबर लगा होगा इशिता मैम का. अगर आपको कोई भी डाउट है, आप इशिता मैम को कॉल करके शी विल कनेक्ट यू फर्दर विद मेंटर्स एंड देन यू कैन डिस्कस विद अस. सो